नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विवेक जहांगीर नर्सरी बराड़ा से। आज हम आए हैं गांव बावड़ा, तहसील मनासा में। सर का इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले परिचय दीजिए अपना। जी, मेरा नाम कारूलाल है, गांव बावड़ा। बिल्कुल। भैया ने पपीता का बगीचा लगाया है, तो उसके बारे में हम विस्तृत रूप से हर छोटी बड़ी चीज़ जानेंगे। सबसे पहले लगाने का समय कौन सा था सर अपना? ये अपना प्लांटेशन 14 मार्च का है सर। 14 मार्च का किया था। और कौन सी वेराइटी के पौधे लगाए थे? ये रेड लेडी, ताइवान रेड लेडी के प्लांट लगाए थे। साथ ही में जो पौधे लगाए तो इनके बीच की दूरी क्या रखी है आपने? सर ये दूरी अपने लाइन से लाइन की दूरी रखी है उन्होंने 9 फीट। 9 फीट, हाँ। और पौधे से पौधे की दूरी 7 फीट है। 7 फीट है। 7 बाय 9 पे लगाया हाँ, आपने। 7 बाय। बहुत बढ़िया। सर ने दूरी बहुत जोरदार ली है। 7 बाय 9 की दूरी ली है, जो कि 6 बाय 8 से ज़्यादा है। तो हमें थोड़ा दूरी ज़्यादा लेना है ताकि पौधों को हवा, पानी, प्रकाश प्रचुर मात्रा में मिले। सिंचाई के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले सिंचाई कैसे क्या की आपने? फर्स्ट में सर स्टार्टिंग तो ये ड्रिप से ही करी। हाँ और 4 फीट की 8 इंच की बेड बना दी थी। हाँ हाँ। और उसमें ये चल ही रहा था पानी। और हाँ। जैसे ही पौधे 40-50 दिन की अवस्था में गए, हाँ। और फ्लडिंग चालू कर दी थी। फिर फ्लड इरिगेशन बीच में पानी देने हाँ, लगे? बीच में भी दिया और साइड में इनके मिट्टी चढ़ा के हाँ। पौधे के, और साइड में उस नाली में उधर भी पानी फ्लडिंग से भी दिया। बीच बीच में ड्रिप से दिया। ओके ओके। मतलब शुरुआत में बेड बना के सिंगल लाइन ड्रिप डाली? हाँ, सिंगल लाइन ड्रिप डाली। फिर ड्रिप के साथ आपने फ्लड इरिगेशन भी? हाँ, बाद में चालू की। जैसे जैसे पौधे ग्रो होते गए, हाँ। जैसे पानी की जैसे उनकी जैसे खपत जड़ों बढ़ी। का विकास होता गया, हाँ। उस आधार पे आप पानी जी। देते हैं। शुरुआत में जो पौधे लगाए आपने हाँ। मार्च में, तो लगाने के बाद कितने पौधे डैमेज हुए? सर लगाने के बाद में तो मान के चलिए कि कभी 1-2 पौधे गए होंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। लगभग 600 पौधों में से 1-2 पौधे डैमेज हुए। हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर मार्च महीने में हम लगाते हैं, सही से लगाते हैं, तो डैमेज प्रतिशत न के बराबर होगा। फिर जैसे गर्मी आई, तो गर्मी में कुछ पौधे डैमेज हुए क्या आपने? नहीं, पौधे गर्मी में ऐसे डैमेज नहीं हुए। सिर्फ हाँ। वायरस जो आया हाँ। हाई टेम्परेचर का 70, 75, 80 दिन की अवस्था के बाद में, जब वो हाई टेम्परेचर में जब वायरस आया, हाँ। तब पौधे अपने को खुद निकालने पड़े। बाकी अच्छा। पौधे अपने डैमेज ऐसे नहीं हुए गर्मी की वजह से। और ये हाँ, डैमेजेस नहीं आए? नहीं गए वो तो। टेम्परेचर बढ़ने के कारण जब हाई टेम्परेचर हुआ, पौधा स्ट्रेस में गया और उस समय वायरस इन्फेक्शन हुआ, तो भैया ने जो वायरस ग्रस्त पौधे थे वो हटाए। इस समय हमें इस किसान भाइयों एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो भैया ने बताई याद रखना है। जब अपन 15 मई के बाद 15 जून मानसून से पहले अचानक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, 47-48, उस समय स्ट्रेस में जाने के कारण पौधे में कुछ पौधों को वायरस आता है। तो उन वायरस ग्रस्त पौधों को हटाना है ताकि वो बीमारी हमारे पूरे बगीचे में नहीं फैले। जो भैया ने अच्छे से किया और अपना बगीचा आज पूरी तरह सुरक्षित है। अभी बेचने की अपनी प्रक्रिया चालू हो गई, हार्वेस्टिंग। हाँ, चालू हुई। तो कहाँ पे बेच रहे हो और किस प्रकार से, क्या है अपना बेचने की प्रक्रिया? पास में मनासा कस्बा है। क्या रेट मिल रहा है अभी अपने को? अभी 30 रुपये। 30 रुपये किलो। यहीं से खेत से या वहाँ जाके? नहीं, खेत से ही जा रहा है। खेत से 30 रुपये में जा रहा है? 30 रुपये में खेत से जा रहा है। अच्छा, तो व्यापारी लेने आते हैं या कोई व्यापारी लेने आ जाते हैं ना। 30 रुपये किलो? हाँ। बिल्कुल। किसान भाइयों, अभी पूरे एरिया में हमें 15 से 40 रुपए के बीच में रेट मिल रहा है किसानों को। अब अपने उज्जैन में 40 रुपए किलो, भैया 30 रुपये बेच रहे हैं। हम राजस्थान गए थे तो वहाँ फार्मर 15 रुपये में बेच रहा है। आप 15 से 40 में ट्यूनिंग करके जो अपने को अच्छी रेट मिलती है वहाँ पे अपन बेच सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करना होगी ताकि और अच्छा रेट मिले। भैया जो 30 ले रहे हैं वो बहुत बढ़िया रेट है 30 रुपये में। इससे पहले भी आपने बगीचा लगाया था ना? हाँ सर, लगाया था। उसका कैसा क्या अनुभव रहा था बेचने का? सर वो फर्स्ट साल जो 1 साल जो पिछला साल गया, उससे अगले साल में जो मैंने लगाया था, उसका भी मेरे 30 ही बाजार स्टार्ट हुए थे। 30, 35, 40, 30, 35, 40। और लास्ट तक कैसे क्या कम ज्यादा हुए? लास्ट सर 25 से नीचे नहीं गए बाजार। 25 से नीचे। हाँ। अच्छा रेट मिला ओवरऑल? हाँ, बिल्कुल अच्छा। उसका अनुभव है आपको, इसलिए बेचने का आपको कोई टेंशन नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। उसको 2 साल चलाया मैंने। हाँ। और 200 पौधे पिछले साल भी लगाए थे। हाँ। और वो कुछ टेम्परेचर और मौसम के कारण वो पास में लगा दिए थे मैंने। हाँ। पुराने बगीचे के पास में लगा दिए थे। हाँ। तो वो मेंटेन नहीं हो पाए। अच्छा, इस बार कोई ऐसी समस्या नहीं है? नहीं, इस बार ऐसी कोई नहीं। बगीचा देखकर आपको क्या लग रहा है? पिछले साल की तुलना में इस बार फ्रूटिंग वगैरह और वेराइटी? जो फर्स्ट टाइम मैंने जो लगाया था, उसमें जो अपने ये हर्मोफ्रूटाइल वाले जो अपने पौधे होते हैं, हाँ, लंबे आकार लंबे आकार वाले,
तो ये पौधे बहुत सारे पौधे मतलब खाली रह गए थे। जैसे ये पौधे हैं ना, हाँ। तो किसी पे 4-5, हाँ। ये बीच में इनमें जो गैप छूटा है तो हालांकि मौसम के कारण हुआ, हाँ। लेकिन शुरू से खाली रह गए थे। हर्माफ्रोडाइट खाली थे। इस बार ऐसी समस्या नहीं सर, पौधा एक भी खाली नहीं है। खाली पौधा नहीं, लगभग वजन उसने जो लेना था हाँ, वो जो लिया। लेना था उसने ले लिया। और अभी नवंबर दिसंबर तक साइज बढ़ने की प्रक्रिया भी हाँ, चलती रहेगी। ओवरऑल जो आपको ये रेड लेडी वेराइटी, इसका कैसा क्या लगा? नहीं, वेराइटी तो नंबर 1 है, नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। रेड लेडी F1 में आपको वायरस की समस्या ज़्यादा देखने को तो नहीं मिली? नहीं सर, वो ऐसा कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं। रेड लेडी में तो अपना हार्वेस्टिंग चालू हो गई? हाँ, इसमें चालू हो गया। बिल्कुल। कब से स्टार्ट हो गई हार्वेस्टिंग आपकी? हाल अभी तो सर एक तुड़ाई ही हुई। हाँ, आपने अक्टूबर में पहली तुड़ाई हुई और मार्च में लगाया था। बिल्कुल। भैया की हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया चल गई है। 30 रुपए किलो मनासा मंडी में भैया का माल जा रहा है, फ्रूट जा रहा है इनका। ओवरऑल रेट बढ़िया है और फ्रूट भी बढ़िया आया हुआ, लगभग 60, 70, 80 किलो से ऊपर अपन मान सकते हैं। हाँ, फ्रूटिंग ठीक है। पिछले साल के अनुभव से आपको इस साल लग रहा है तो कितना क्या आपको अर्निंग का एक आइडिया है? क्या अर्निंग तो सर बाजार अगर यही रहा तो अच्छा मिल जाएगा, आप अच्छा हो जाएगा, बढ़िया रेट है। दूसरी फसल से तुलना करें, किसान लगाना चाहे तो उनको ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? सर बिल्कुल लगाना चाहिए, है ना। ट्राई करेंगे, कोशिश ट्राई करेंगे और करेंगे, अच्छा कोशिश करेंगे तो अच्छा इनकम है। हाँ, कोई अच्छा दिक्कत इनकम। वाला, क्योंकि आप 3 साल से कर रहे हो, हाँ। आपको पुराना भी अनुभव है और अभी नया भी लगाया हो भैया ने। पूरा भैया को बगीचे का अनुभव आ गया। बेचने में हमें और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बेचने में सर 3 पट्टे, जैसे वो साइड में जो अपने पट्टे आते हैं 1-1 इंच के, जो पीलापन आता है, हाँ। 3 पट्टे 4 पट्टे का अगर आप माल उतार के हाँ, जैसे ही अगर उसको सेल करोगे हाँ। तो उसका प्राइस जो भी ले जाएगा एक बार, फिर आपको ढूंढता फिरेगा। अच्छा अच्छा। वो बस यही है। Sweetness भी आ आप मार्केट के चक्कर में कच्चा माल उतार के और केमिकल से अगर पका के अगर आप दोगे तो आपका मार्केट खराब हो जाएगा। हाँ हाँ। अब हम भैया से पपीता को पकाने के तरीके के बारे में जानेंगे। भैया को जो रेट मिल रहा है 30 रुपये प्लस, तो उसका कारण क्या है वो समझेंगे। किसान भाइयों, छोटी छोटी बातें रहती है, उन्हीं को हम किसान भाइयों के पास जाके उनके अनुभव से जान सकते हैं और वो अनुभव हम आपको देने की कोशिश करते हैं। तो आप उन छोटी बातों को फॉलो करके अच्छा रेट ले सकते हैं। अभी मार्केट में रेट 20 से 40-45 तक मिल रहा है, तो हमें हाईएस्ट की तरफ जाना है। तो जो ये किसान भाई, इनको कई सालों का अनुभव रहता है, तो हमें उनसे बातें सीखनी पड़ेगी। तो भैया से जानते हैं, जैसे कि सबसे पहले आप 30 रुपये का रेट मिल रहा है, तो उसमें क्या ऐसी प्रक्रिया है कि वो व्यक्ति बार बार अपने को 30 रुपये रेट दे रहा है और आ रहा है? जी, उसको अपन जो माल दे रहे हैं, मतलब इस टाइप का, ये चारों तरफ ये ऐसे 1-1 इंच के पट्टे आ जाते। हाँ। अब इसको अभी भी काटेंगे ना, हाँ। तो इसकी मिठास अच्छी है। हाँ। और एक दिन इसको पेपर में, सिर्फ पेपर में रखने से हाँ। इस पे कलर भी आ जाएगा, शाइनिंग भी आ जाएगी और मिठास भी इसकी और बढ़ जाएगी। इसमें अपने को कोई केमिकल नहीं लगाना, उसको भी कोई केमिकल नहीं लगा, उसको भी ग्राहक ढूंढते फिरेंगे और वो उसको अपने पास आना ही। बिल्कुल। मतलब हमें जो भैया बोल रहे हैं, पपीता में लोकल मार्केट पकड़ रहे हैं हम, तो वहाँ पे पट्टे को, एक पट्टे की अपेक्षा 3 से 4 पट्टे आ रहे हैं, तो वो मान लीजिए वह एक दिन पेपर में लपेटिए। सिर्फ आपको 1 से 2 दिन ही रखना है, पूरे पपीता पे कलर आ जाएगा, वह उसकी मिठास और ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उसने अपना काफ़ी समय पेड़ पर दे दिया है। उसके कारण जब वो मार्केट में जाएगा तो मार्केट में जो व्यक्ति खरीदेगा उसको भी अच्छी मिठास लगेगी, तो वो रिपीट कस्टमर बनता है और जो सेलर है उसको बेचने में भी परेशानी नहीं आती है। और बाहर से जो एक्सपोर्ट होता है अन्य राज्यों से, वो 1-1 पट्टे का माल होता है और यहाँ आता है, उसको कार्बेट या अन्य रसायनों से पका लेते हैं, तो उसमें जो मिठास यहाँ का है वो नहीं मिलता है। उनकी रेट इसलिए कम रहती है। और हमारे यहाँ किसान भाई क्या है, मिठास में नंबर 1, जो सेलिंग कर रहा है उसको रिपीट करने की उसको परेशानी कोई नहीं आती है। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है अपने को मिठास के लिए? मिठास के लिए सर पानी समय से देते रहो। हाँ। और जो खाद न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में क्या अलग से ऐड कर रहे ताकि और मिठास हो जाए? सर न्यूट्रिशन में एक तो पोटास का अच्छा रिजल्ट रहता है, और उसके बाद में अपने को वो जो एक ये आता है, क्या नाम उसका, मैग्नीशियम सल्फेट, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। किसान भाइयों, इस समय हम जो शेड्यूल देते हैं तो मिठास बढ़ाने के लिए जो माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, उनका प्रयोग ज़्यादा करना है।
अभी नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना है, वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं कराना है। फास्फोरस और पोटास की मात्रा ज़्यादा करना है। पोटास से क्या साइज़ बढ़ेगा और मिठास बढ़ेगा। साथ में मैग्नीशियम सल्फेट का भी प्रयोग करना है, वह बोरोन का करना है, जिससे पौधे के अंदर कलर आएगा पपीता में, वह मिठास की प्रतिशतता बढ़ेगी, जिससे हम जब मार्केट में जाएंगे तो हमें बहुत अच्छा रेट मिलेगा। तो किसान भाइयों, छोटी छोटी बातें अपनाकर हम हमारे पपीता को ज़्यादा रेट में बेच सकते हैं। और भैया से डिटेल जानकारी हम लेंगे। खाद के बारे में भैया से जानेंगे। न्यूट्रिशन जो दे रहे हैं उसका शेड्यूल किस प्रकार रहा और कब से आपने शुरू किया था? खाद देना प्लांटेशन के 1 महीने बाद स्टार्ट किया। पौधे लगाने के 1 महीने बाद आपने खाद देना शुरू किया। कैसे क्या दिया? शुरू में क्या खाद दिए? शुरू में DAP, हाँ, और उसके बाद में अगले महीने फिर DAP और फिर पोटास। और बीच बीच में जो इस जहांगीर नर्सरी बराड़ा का जो खाद का जो शेड्यूल है उसके अनुसार न्यूट्रिशन, बोरान और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है मिक्सर है वो देते रहे। बिल्कुल। भैया ने खाद एक पौधा लगाने के 1 महीने बाद से शुरू किया था। जो नर्सरी से शेड्यूल दिया था उसका पूरी तरह फॉलो किया और वाटर सोल्यूबल खाद भी दिए। साथ में DAP, पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन, जिंक, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट वो समय समय पर दिए। खाद देने की प्रक्रिया क्या रही में? जैसे ड्रिप लाइन है और दूसरा बीच का एरिया है, तो आपने कब तक ड्रिप से दिया या ड्रिप से नहीं दिया या बीच में दिया? किस तरीके से आपने खाद दिया? फर्स्ट जो 1 महीने बाद जैसे अपन खाद स्टार्ट करते हैं, हाँ, तो जो पौधे की जो ग्रोथ रहती है, तो उससे 6 से 7 इंच की दूरी पे रिंग बना के पहले तो वहाँ दिया। और जैसे जैसे पौधा ग्रो करता गया वैसे वैसे उसकी दूरी अपन रिंग, हाँ, जैसे उनका जो फैलाव होता है जड़ों का, जहाँ तक पानी की मात्रा भी बढ़ाते गए और खाद। बिल्कुल। जिससे कि भैया का कहना है शुरुआत में नाली व्यवस्था से पौधा लगाया था भैया ने, तो रिंग पद्धति से वो खाद देते रहे। साथ में जो आपकी ड्रिप लाइन नज़र आ रही, तो इसका क्या रोल रहा फिर खाद देने में? इसका प्रयोग किया आपने या नहीं किया? सर, वो जो रिंग अपनों ने बनाई, रिंग बनाई तो जैसे रिंग बनाते गए थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी पौधे के चढ़ाते गए। अच्छा, जैसे वो ग्रो, जैसे उसका तना मोटा होता गया, जैसे जैसे उसकी मिट्टी चढ़, ताकि वो पानी पौधे के तने में ना लगे। और ड्रिप को इतनी दूरी पे रखा कि उस रिंग के अंदर पानी ऐसे टपक टपक के और घूम जाए। अच्छा। मतलब जितनी अपने को लगा कि इसकी जड़ें इतनी फैल रही है, वहाँ तक अपनों ने गीला किया, मिट्टी चढ़ाते गए और ड्रिप लाइन को दूर करते गए, ड्रिप को दूर लेते गए। किसान भाइयों, यहाँ भैया ने जो बताया है वो तरीका हमें याद रखना है। ये जो हम ड्रिप लाइन डालते हैं 60 दिन के बाद में इसको पौधे से दूर बढ़ाना है। पौधे की जो कैनोपी बनती है उस कैनोपी से ध्यान रखिए, उसके बाहर खाद पानी देना रहेगा। तो ऐसा नहीं कि अब जब पौधा बड़ा हो गया है, 3-4 महीने का हो गया, तो हम वहाँ खाद और पानी सारा पौधे के पास में ज़रूरत नहीं है। उसकी रूट हमेशा दूर आ जाती है, 2 से 3 फीट दूर। तो जो बीच की ये नाली है, इसमें हम खाद भी दे सकते हैं और पानी का भी इसी में प्रयोग करना है, क्योंकि वाइट रूट वहाँ से दूर आ गई। अब पौधे के पास में हमें पानी का भी इस्तेमाल नहीं करना है और खाद का भी नहीं करना। साथ ही जो हमारी ड्रिप लाइन डली हुई है, तो वो भी हमें पौधे से थोड़ा दूर कर देना है। डबल ड्रिप लाइन है तो दोनों तरफ दूर दूर कर दीजिए, ताकि सही से पानी पौधे को मिले, तना सड़न नहीं हो, वाइट रूट अच्छे से डेवलप हो। साथ ही और भैया से जानेंगे, खाद का हो गया, स्प्रे का कैसे क्या करते हैं? स्प्रे शेड्यूल जो नर्सरी ने जो शेड्यूल दिया हुआ है उसके अनुसार अपन जैसे जैसे जरूरत लगी स्प्रे करते गए। 10 से 12 दिन का शेड्यूल है। हर 12 दिन बदल के जो एक फंगीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड का जो है सिस्टम, और बीच बीच में न्यूट्रिशन भी पत्तों से। बिल्कुल। और खाद स्प्रे अभी कर रहे हो तो ये स्प्रे पूरे पौधे पे कर रहे हो या सिर्फ कैनोपी पे कर रहे हो या फलों पे कर रहे हो? स्प्रे में क्या सावधानी रख रहे हो? फल पे सर बिल्कुल हल्का स्प्रे करते हैं, और मेन जो उसकी जो कोपल है वहाँ पे, और कोशिश करते हैं कि जो इसका जो फैलाव है पत्तों पे। किसान भाइयों, जब फल लग जाते हैं हमारे, तो हमें फलों पे स्प्रे से बचना है। हल्का स्प्रे हो जाएगा कोई बात नहीं, वरना जो हमारे हायर लेवल के इंसेक्टिसाइड है वो अगर हम फ्रूट पर डालेंगे तो स्पॉटिंग आएगी। कुछ अकेरीसाइड का भी, मकड़ी नाशक का भी स्पॉटिंग की देखने को मिला है, तो सावधानी रखना है। वह कैनोपी को कवर करना है, तो हमारा स्प्रे हैंडल जो रहता है वो बड़ी साइज़ का होना चाहिए, ताकि हम कैनोपी पे स्प्रे कर सकें। वह फलों पे ज़्यादा स्प्रे हमें नहीं करना है।
जैसा भैया सावधानी रखते हुए स्प्रे कर रहे हैं, जिसके कारण पूरे बगीचे में एकदम ग्रीनिश है, वायरस नहीं आया है, इंसेक्ट कंट्रोल है और बहुत बढ़िया फ्रूटिंग आई हुई है। सेलिंग भी अच्छी हो रही है, इनको रेट बढ़िया मिल रहा है, ओवरऑल इनके अर्निंग भी बहुत बढ़िया होगी इस बगीचे से। और नए फार्मर है तो उनको आप क्या ऐसी सावधानी रखने की बोलोगे जिससे और ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग आए और प्रोग्रेस हो उनकी? प्रोग्रेस तो सर एक तो शुरुआत से एक तो खेत की तैयारी बिल्कुल कि अच्छे से देसी खाद, गहरी जुताई करने के बाद देसी खाद अच्छे से डालें। हाँ उसके बाद में जो बेसल डोज में जो भी अपने को खाद वाद देना है हाँ सीमित मात्रा में हाँ वो डाल के न फिर उचित दूरी के साथ बुआई करें। बिल्कुल। बेड बनाते समय क्या सावधानी बरतना है? बेड बनाते समय फर्स्ट में जैसे अपन जो प्लांटेशन कर रहे हैं तो 4 फीट की जमीन से 6 इंच ऊंची नाली बना ले, 4 फीट की, और उसमें एक तरफ दूरी पे ड्रिप डाल दे अगर ड्रिप डाल रहे हैं तो। अगर नहीं डाल रहे हैं तो एक साइड में पौधा लग जाएगा, एक साइड में पानी चल जाएगा। और बाद में जैसे 50-60 दिन के पौधे हुए, बारिश से पहले मिट्टी चढ़ा के दोनों तरफ से और नाली बंद कर देना है और हाँ पानी इधर आ जाएगा। बिल्कुल। और 1.5 फीट ऊंची बेड हो जाएगी। जैसा कि भैया बता रहे हैं, नाली वाला सिस्टम था, यहाँ नाली पद्धति और ड्रिप लाइन थी, उसमें इन्होंने पहले नाली और ड्रिप से सिंचाई की थी, फिर ये बेड बना दी। इस समय किसान भाइयों हमें एक अहम बात का ध्यान रखना है, जब हम मिट्टी चढ़ाएंगे तो फंगीसाइड की ड्रेंचिंग अनिवार्य रूप से करना है। नहीं तो उस समय क्या होता है, जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं तो कुछ पौधे उस मिट्टी चढ़ाने के कारण भी फंगस से ग्रसित हो जाते हैं। तो उस समय एक बार रोडोमिल गोल्ड COC जो ब्लू कॉपर आता है उसकी 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डोज बनाकर आप पहले अच्छे से उसके चारों तरफ ड्रेंचिंग कर दीजिए। ड्रेंचिंग मतलब वो तने पे डालना है, अपने को अच्छे से तना भिगोना है ताकि वो दवा जड़ों में वो तने पे चली जाए। उसके बाद मिट्टी चढ़ाना है ताकि हमारा एक भी पौधा खराब नहीं हो, क्योंकि मिट्टी में भी फंगस ऑलरेडी होती है, तो फंगस जनित बीमारी हम मिट्टी चढ़ाएंगे उसकी वजह से भी हो जाती है। ये शिकायत भी हमें कहीं कहीं अक्सर देखने को मिली, तो उसका भी आप सावधानी रखें। भैया ने भी ड्रेंचिंग की थी, मिट्टी चढ़ाई और पूरे बगीचे में कोई भी पौधा डैमेज नहीं हुआ। और भैया से जानेंगे इसके अलावा क्या और सावधानी रख सकते हैं? नए फार्मर को बेचने में क्या ध्यान रखना पड़ेगा? नए फार्मर को सर बेचने में तो यही है कि पट्टा अच्छा, फल अच्छा, मतलब पट्टे आने के बाद ही उतारे। कच्चा पपीता नहीं, कच्चा नहीं उतारे। बिल्कुल। अच्छा रेड लेडी का स्पोर्टिंग आ जाए, येलो कलर के मार्क बन जाए, उसके बाद आप उतारिए। उसके बाद पेपर में लपेटना है। हाँ, पेपर में लपेट, एक दिन पेपर में लपेटना है और मार्केट ले जाना है। पेपर में भी 2 तरह के पेपर होते हैं, एक जो हम जनरली यूज़ करते हैं, एक वाइट पेपर होता है। तो कहीं कहीं पेपर से रिलेटेड इशू भी देखने को आ रहे हैं, तो उसमें अगर आप वाइट पेपर प्रेफर करेंगे तो और बढ़िया है। जो नॉर्मल पेपर रहता है जिसपे स्याही लगी रहती है, उसके कारण भी कहीं कहीं स्पॉटिंग देखने को मिलती है। तो आप जो वाइट पेपर रहते हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो और फिनिशिंग ज़्यादा आएगी।